हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आदित्य और मैं हूं विजय। हमारे चैनल एडीबीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे हिस्ट्री के चैप्टर 2 समाजवाद और साम्यवाद का सेकंड पार्ट है और आज के इस वीडियो में हम रूसी क्रांति के कारण और फरवरी 1917 की क्रांति के बारे में देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं अपने चैप्टर को। तो आइए पहले हम रूसी क्रांति के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं कि ये क्या था। तो दोस्तों, रूसी क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में घटी एक महत्वपूर्ण क्रांति है जिसने निरंकुश शासन को समाप्त कर समाजवाद और साम्यवाद जैसी भावनाओं को और मजबूत किया। और साथ ही दोस्तों, इसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। इसे ऐसा क्यों कहा जाता है, ये हम आगे के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ऐसे क्या कारण थे, ऐसी क्या बातें थी जिसके कारण ये क्रांति संपन्न हुई। तो दोस्तों, पहला कारण था जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। जैसा कि हमने पहले भी ये पढ़ लिया है कि पुराने समय में रूस के शासक को ही जार कहा जाता था। और साथ ही दोस्तों, 1917 ईस्वी से पहले रूस में रोमनोव वंश का शासन चलता था और क्रांति के समय वहां का शासक जो था वो जार निकोलस द्वितीय था। तो दोस्तों, जब 19वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में बहुत सारे देशों में राजतंत्र धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, राजतंत्र की शक्तियां धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन रूस में जो राजतंत्र था वो कायम था। जो लोग थे रूस के, वो अपने विशेषाधिकारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और साथ ही साथ जो रूस का जार निकोलस द्वितीय था वो राजा के दैवीय अधिकारों पर विश्वास रखता था, यानी कि वो स्वयं को भगवान मानता था, देवता मानता था। लेकिन उसे दूसरे जो जनता था उनकी कोई चिंता नहीं थी। वो उन्हें बहुत दुख देता था, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था और साथ ही उन पे बहुत सारे कर लगाए गए थे। तो इस तरह से गलत सलाहकारों के कारण वहाँ के जार निकोलस द्वितीय और साथ ही और जो अन्य लोग थे उनकी मनमानी बढ़ने लगी, वो दूसरों पर अत्याचार करने लगे। तो इन सब कारणों से वहाँ की जो जनता थी और जो लोग थे उनके मन में क्रांति की भावना भड़क उठी। अगला कारण है कृषकों और मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में अधिकतर जनसंख्या कृषक ही थे। उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। 1861 ईस्वी में वहां के शासक जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता को समाप्त कर दिया। फिर भी उनकी स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। इसके साथ साथ उनके खेत भी काफी छोटे छोटे टुकड़ों में बटे थे, जिस पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। साथ ही उनके पास पूंजी का अभाव था और वे करों के बोझ तले दबे हुए थे, जिससे उन्हें क्रांति के सिवाय कोई और चारा नहीं था जिससे वे इन सब चीजों से छुटकारा पा सकते थे। इसके अलावा मजदूरों की भी स्थिति काफी दयनीय थी। उनसे अधिक घंटे तक काम लिया जाता था और वेतन बहुत कम दिया जाता था। साथ ही बहुत सुख सुविधाएं भी नहीं दी जाती थी। इसके साथ साथ उनके पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे, वे हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। कार्ल मार्क्स ने इनके बारे में कहा है कि कृषकों के पास अपनी गुलामी के अलावे खोने के लिए कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इसके बाद अगला कारण है औद्योगिकरण की समस्या। तो दोस्तों, जो रूस में औद्योगिकरण हो रहा था वो अन्य देशों में हो रहे औद्योगिकरण से अलग था, क्योंकि दूसरे देशों में जो औद्योगिकरण हो रहा था वो पूरे देश के अंदर जितने भी उद्योग थे उनका विकास हो रहा था, मशीनों का विकास हो रहा था। लेकिन रूस में क्या था कि केवल एक निश्चित क्षेत्र में जहां महत्वपूर्ण उद्योगों का केंद्र था, केवल वहीं पे विकास किया जा रहा था। इससे हुआ क्या कि रूस में पूरी तरह से उद्योगों का विकास नहीं हो पाया और केवल एक निश्चित क्षेत्र में ही उद्योगों का विकास हुआ। और इसके साथ साथ दोस्तों, रूस में जो राष्ट्रीय पूंजी थी उसकी कमी हो गई थी, जिसके कारण किसी भी चीज के लिए दूसरे मतलब विदेशी पूंजी पर निर्भर रहना पड़ता था। तो इसका लाभ विदेशी पूंजीपतियों ने उठाया और वो भी यहाँ के जो लोग थे उनका शोषण करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इसके बाद अगला है रूसीकरण की नीति। रूस में
अलग अलग जाति के जैसे जर्मन, यहूदी और भी स्लाव जाति और भी अलग अलग जाति के लोग रहते थे, जिनका अपना अलग अलग रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति हुआ करता था। लेकिन रूस के जार निकोलस द्वितीय ने रूस की जो संस्कृति थी, परंपरा थी, उन्हें जो वहाँ की जाति के लोग थे उन पर थोपने का प्रयास किया, जिसका सीधा प्रभाव जो अल्पसंख्यक जो जाति थे उन पर पड़ा। साधारण सी बात है कि किसी भी चीज का प्रभाव गरीब लोगों पर, जो अल्पसंख्यक होते हैं, उन पर ज्यादा पड़ता है। तो इसका प्रभाव अल्पसंख्यक लोगों पर ज्यादा पड़ा और इसी कारण से 1863 ईस्वी में पोल जाति के लोगों ने इसके विरुद्ध क्रांति की और लेकिन इसे जार निकोलस द्वितीय ने दबा दिया। अगला कारण है दोस्तों रूस में विदेशी घटनाओं का प्रभाव। इसे हम दो भागों में पढ़ेंगे, पहला क्रीमिया से युद्ध और दूसरा रूस के साथ युद्ध। क्रीमिया के युद्ध के बारे में दोस्तों हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है कि यह युद्ध 1853 से 54 के बीच में हुआ था, जिसमें काउर ने फ्रांस की सहायता उनके बिना मांगे हुए भी की थी। इस युद्ध में रूस की हार हुई थी, जिससे वहां आगे चल के रूस के हार के कारण देश में सुधारात्मक कार्य होने लगे। अब हम जापान से युद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों जापान के युद्ध से पहले जितने भी रूस के साथ युद्ध हुए थे और उसमें वो हार गए थे, उस हार को वहां का जार जनता से छिपाता रहा। लेकिन जब रूस पूर्व के एक छोटे से देश जापान से हार गया तो उनके महानता का भ्रम टूट गया था। जब युद्ध के बाद वहां रूस के सैनिक फटेहाल स्थिति में अपने देश पहुंचे तो सारा देश आश्चर्यचकित हो चुका था और उनमें क्रांति की लहर दौड़ गई, जिसके बाद वे 22 जनवरी 1905 को सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित महल की ओर रोटी दो के नारे लगाते हुए जाने लगे, जिससे वहां का जार गुस्सा हो गया। जार की सेना ने हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिससे हजारों लोग मारे गए। और इस दिन को यानी 22 जनवरी और पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जानते हैं। हम इस पुराने कैलेंडर के कंफ्यूजन को थोड़ा दूर कर लेते हैं। रूस के कैलेंडर जो पुराना कैलेंडर था उसे जूलियन कैलेंडर कहा जाता था और जो हमारे आजकल यूज होता है कैलेंडर उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। जो रूस का पुराना कैलेंडर था वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 13 दिन पीछे चलता है, जिससे जो 22 जनवरी को क्रांति हुई थी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, वही क्रांति पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी को हुई थी। तो इसके बाद दोस्तों 1905 ईस्वी में जो क्रांति हुई, इससे वहां की सरकार झुक गई और एक संगठन का निर्माण किया जिसे ड्यूमा कहते हैं। परंतु जैसे ही आगे चलकर क्रांति की शक्तियां कमजोर पड़ी, 1906 ईस्वी में ड्यूमा से कुछ अधिकार ले लिए गए। दोस्तों इसके बाद अगला कारण है बुद्धिजीवियों का योगदान। तो दोस्तों रूसी क्रांति से पहले एक प्रकार से कहें तो वैचारिक क्रांति भी हुई थी, जिसमें कई प्रकार के बुद्धिजीवी जैसे लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स आदि बुद्धिजीवियों ने मिलकर आम लोगों को प्रोत्साहित किया था। और साथ ही दोस्तों जो मार्क्सवादी लोग थे, यानी कि कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित जो लोग थे, उन्होंने भी वे लोग भी मजदूरों के साथ काम करना शुरू कर दिए और अपना संगठन बनाना शुरू कर दिए। रूस का पहला साम्यवादी प्लेखानोव था, जो जारशाही निरंकुश शासन को समाप्त कर साम्यवादी शासन को स्थापित करना चाहता था और इसी उद्देश्य से उसने 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की और 1903 ईस्वी में किन्हीं मुद्दों के कारण, किन्हीं कारणों को लेकर जो संगठन था वो दो भागों में बट गया। जो बहुमत लोग थे वो बोल्शेविक कहलाएं और जो अल्पमत लोग थे वो मेंशेविक कहलाएं। तो दोस्तों जो मेंशेविक लोग थे वो मध्यम वर्ग के पक्ष में थे, जबकि जो बोल्शेविक लोग थे वो सर्वहारा वर्ग, यानी कि जिसमें मजदूर, गरीब, श्रमिक ये लोग आते थे। तो बोल्शेविक लोग सर्वहारा वर्ग के पक्ष में थे और इस क्रांति में बोल्शेविक लोगों ने
सबसे ज्यादा योगदान दिया और इसी कारण से रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। इसके साथ ही 1901 ईस्वी में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी की स्थापना की गई, जो कि किसानों की मांगों को उठाती थी। तो इस प्रकार से किसान, श्रमिक और लगभग वहां की सभी पूरी जनता धीरे धीरे समाजवाद और साम्यवाद के पक्ष में होती जा रही थी। अगला कारण जो कि रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण था, वो था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक चला, उसमें रूस भी मित्र राष्ट्रों जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन की ओर से सम्मिलित हुआ, लेकिन उसका एकमात्र उद्देश्य था कि जनता आंतरिक मामलों को भूलकर बाहरी मामलों में उलझ जाए। लेकिन रूस के पास न अच्छे सैनिक थे, न भोजन था, न व्यवस्थाएं थी। इस कारण से रूस लगभग हारने लगा था सभी तरह से। तो इसके बाद वहां के जार निकोलस द्वितीय ने युद्ध का नेतृत्व स्वयं किया, जिससे वहां का जो दरबार था वो खाली हो गया और इससे जरीना और रासपुटिन ने मिलकर वहां पर कई षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, जिसके कारण जो राजतंत्र थी उसकी प्रतिष्ठा गिरने लगी। अब हम पढ़ेंगे मार्च की क्रांति, परंतु पुराने कैलेंडर के अनुसार फरवरी की क्रांति एवं निरंकुश राजतंत्र के अंत के बारे में। 7 मार्च 1917 ईस्वी को पेट्रोग्राड में, वर्तमान में लेनिनग्राड के किसानों एवं मजदूरों ने जुलूस निकाला, साथ ही रोटी दो के नारे लगाए। इसके बाद 8 मार्च 1917 ईस्वी को कपड़े मिल की महिला मजदूर थी, उन्होंने भी हड़ताल कर दिया, साथ ही रोटी दो के नारे लगाने लगी। इसके बाद उसमें जो अन्य किसान एवं मजदूर थे वो भी शामिल हो गए, जिससे वहां पे विद्रोह हो गया और उस विद्रोह में लाल झंडों की भरमार थी, जिससे वहां का राजा क्रोधित हो गया, जो जार था क्रोधित हो गया और अपनी सेना से उस पे भीड़ पे गोली चलाने का आदेश दे दिया, परंतु सेना ने इसका विरोध कर दिया। इसके साथ साथ जो राजा की सबसे विश्वस्त टुकड़ी थी प्रेओब्राजेंस्की रेजिमेंट, उसने भी इसका विरोध कर दिया। अंततः राजा विवश हो गया और उसने 12 मार्च 1917 ईस्वी को गद्दी त्याग दिया। इस प्रकार रूस में रोमनोव वंश जो निरंकुश राजतंत्र था, उसका अंत हो गया। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और साथ ही दोस्तों, आपने अगर हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।